अच्छा, अब जो हमारे पास चैप्टर है डेट इज़ हेमेटोलॉजी, ठीक है। इस चैप्टर में से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे और ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास। फिब्राइल पहला टॉपिक है फिब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जिसको FNHTR कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है अबाउट 1 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग और आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। और ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन भी ब्लड वो टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सकता है, या आफ्टर ट्रांसफ्यूजन 4 आवर्स के अंदर बॉडी टेम्परेचर 1 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द नॉर्मल लिमिट राइज अप हो जाता है। पेशेंट प्रेजेंट करता है राइगड़ चिल्स के साथ, और कुछ पेशेंट हमारे पास एसिम्टोमेटिक भी होते हैं जिसमें सिर्फ टेम्परेचर ही इंक्रीज़ हुआ होगा। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? पैरासीटामोल और मॉनिटर किया जाता है। एज सून एज पेशेंट डेवलप्ड बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीज़ अप होगा, आपने ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देना है और नॉर्मल सलाइन देना है, ठीक है, और फिर पैरासीटामोल देना है। और जब फीवर और सिम्टम जो है वो सबसाइड हो जाए तब आपको दोबारा से ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिज्यूम करना है। सिर्फ ये 15 से 30 मिनट तक के लिए होता है, ठीक है। फिब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, फीवर ग्रेटर देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड होगा हमारे पास, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एटलीस्ट 1 डिग्री अप टू 2 डिग्रीज फ्रॉम प्री ट्रांसफ्यूजन टेम्परेचर, ठीक है। प्री ट्रांसफ्यूजन टेम्परेचर जो उसका होगा उससे 1 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास टेम्परेचर राइज अप हो सकता है ड्यूरिंग या आफ्टर दी ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। और अदर जो वाइटल्स होते हैं वो नॉर्मल लिमिट में होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर राइज अप होता है। अब एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ अ फेटल कंडीशन। ये विद इन मिनट्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसमें पेशेंट जो है वो किसके साथ प्रेजेंट करेगा? फीवर, ठीक है, हाइपोटेंशन या फिर शॉक, पेन एट द ट्रांसफ्यूजन साइट, DIC मतलब ब्लीडिंग रिस्क इंक्रीज हो जाता है, हीमोग्लोबिनीमिया, फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग रूम, डेथ, ठीक है। तो डेट ऑल आर द केसेस ऑफ एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की बिल्कुल एक्यूट पेशेंट की प्रेजेंटेशन होती है। इसको हमें रिकॉग्नाइज करना होता है, वरना फ़ौरन विद इन ट्रांसफ्यूजन के दौरान ही क्या होता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब हमारे पास ल्यूकेमियाज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ल्यूकेमियाज़ की टाइप सबसे पहले क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया है। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया जो है, पेशेंट जो है वो मिडल एज होता है, 40 to 50 ईयर्स। CML में क्या होता है? मैसिव स्प्लीनोमेगैली होता है, और इतनी स्प्लीनोमेगैली हुई भी होती है कि वो राइट इलियक फोसा तक पहुँच रहे होता है स्प्लीन, ठीक है। CML से याद रखना क्रेज़ी मैसिव लार्ज स्प्लीन, जहाँ भी क्वेश्चन में आपको लार्ज स्प्लीन मेंशन कर दे और मिडल एज पेशेंट हो तो अपने डिफरेंशियल्स में आपको CML को भी रखना है। WBC's काउंट जो है वो 100 मल्टीप्लाई बाई 10⁹ पर लीटर इंक्रीज़ हो जाते हैं, और इसमें आपको ग्रैन्युलोसाइट्स नज़र आते हैं, ठीक है, विदाउट ब्लड सेल। हर स्टेज पर आपको क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में क्या नज़र आएगा? ग्रैन्युलोसाइट्स नज़र आएंगे, ब्लास्ट सेल्स नज़र नहीं आते। न्यूट्रोफिल्स प्रीडोमिनेंट होता है, उसके अलावा माइलोसाइट, बेसोफिल्स, इजिनोफिल्स, ये सारे ग्रैन्युलोसाइट्स है, ठीक है। और साइटोजेनेटिक्स में फिलोफाइलिडिया क्रोमोसोम्स आपको नज़र आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया CLL है, ये ग्रेटर देन 65 ईयर ओल्ड के पेशेंट में देखा गया है। इसमें जो है ना वो पेशेंट एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, उसके अलावा पेशेंट अनीमिया और रिकरेंट इन्फेक्शन लिम्फेडिनोपैथी के साथ प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। WBCs इसमें क्या होंगे? इंक्रीज़ होंगे, बट दिस WBCs आर नॉन फंक्शनल, और इसमें B लिम्फोसाइट ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है। और उसके अलावा ब्लड स्मेयर आप कराओगे, आपको मेच्योर लिम्फोसाइट्स विद स्मच सेल्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो CLL के पेशेंट में आपको ग्रेटर देन 65 ईयर्स एज नज़र आएगी, कोई स्प्लीनोमेगैली नहीं होता, रिकरेंट इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो सकती है, क्योंकि जो WBCs होते हैं वो डिसफंक्शनल होते हैं, और उसमें जो ज़्यादा WBCs होते हैं वो 20 लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। और ब्लड स्मेयर पर अगर आपको मेच्योर लिम्फोसाइट्स विद स्मच सेल्स नज़र आ रहे हैं तो डेट इज़ क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। फिर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है, ये जो है बच्चों में देखा गया है। इसमें पेशेंट पैनसाइटोपिनिया के साथ प्रेजेंट करता है। इसमें लो WBCs, लो हीमोग्लोबिन, लो प्लेटिलेट्स, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंटेशन होगी, लो हीमोग्लोबिन होगा तो अनीमिया, और अनीमिया की प्रेजेंटेशन क्या है? फटीग, पेलर। लो WBCs होंगे तो रिकरेंट इन्फेक्शन, लो प्लेटिलेट्स होंगे तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ब्लीडिंग होगी। बोन मैरो एस्पायरेशन या बायोप्सी आप करोगे तो न्यूमेरस आपको ब्लास्ट सेल्स नज़र आएंगे,
ठीक है। पैनसाइटोपिनिया इज़ आइदर ALL या फिर ए प्लास्टिक एनीमिया हमारे पास होता है एग्जाम में, ठीक है। बोन मैरो बायोप्सी पर ही आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। उसके बाद एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया है। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में अडल्ट होते हैं, चिल्ड्रन नहीं होते। एयर रॉड्स मिलते हैं आपको, ठीक है। और अडल्ट होंगे आपके पास जिंजिवाइटिस होता है, गम ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और इसमें भी बोन मैरो बायोप्सी पर आपको न्यूमेरल ब्लास्ट सेल्स नज़र आते हैं, ठीक है। अगर आपको जो है वो बोन मैरो बायोप्सी पर न्यूमेरल ब्लास्ट सेल्स नज़र आ रहे हैं तो पेशेंट क्या होता है, अगर चाइल्ड हुआ तो ALL और अगर अडल्ट हुआ तो AML, ठीक है। और एयर रॉड्स मैंने बताया कि AML के अंदर नहीं मिलता, ALL के अंदर आपको AML में आपको एयर रॉड्स मिलते हैं और CLL के अंदर आपको स्मज सेल्स मिलते हैं, ठीक है। तो ALL और CLL याद रखना, जितने भी अडल्ट वाले हैं ना उसमें अलग से सेल्स नज़र आ रहे हैं। CLL में स्मज सेल्स और ALL में एयर रॉड्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास इसको एज के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि ALL में जो है वो हमारे पास बच्चे होंगे और बच्चे पैनसाइटोपिनिया विद ब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अप टू 15 ईयर्स तक के। AML में क्या होता है, अडल्ट होते हैं और अडल्ट में जो है वो आपके पास क्या होगा, एयर रॉड्स और ब्लास्ट सेल्स मिलेंगे। CML में क्या होता है, मिडल एज होते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैसिव स्प्लीनोमेगैली होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स मिलते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, इजिनोफिल्स, कोई ब्लास्ट सेल्स नहीं होता। ऑल स्टेजेस ऑफ मैचुरेशन, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट्स, ठीक है। और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम मिलता है CML में। CLL है, ओल्ड पेशेंट होते हैं, ठीक है। और कोई स्प्लीनोमेगैली नहीं होती, स्मज सेल्स मिलते हैं, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होते हैं और मेच्योर लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। तो CML और CLL में मेच्योर लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, मेच्योरनेस मिलेगी, जबकि ALL और AML में आपको ब्लास्ट सेल्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसा हमारे पास यहाँ पर केस दिया हुआ है कि 44 ईयर ओल्ड प्रेजेंट विद फटीग एंड अदरवाइज एसिम्टोमेटिक, हीमोग्लोबिन उसका 81 ग्राम पर लीटर है, WBC 133 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 लीटर है, प्लेटलेट्स जो है वो 55 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 पर लीटर दिया हुआ। देखो 44 ईयर ओल्ड है, सही है। और इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और जीनोफिल्स है, डैट इज़ द केस ऑफ CML, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट केस है 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, प्रेजेंट करता है फीवर पेलर के साथ, ठीक है। और इसका स्प्लीन इनलार्ज्ड है, नॉट एक्टिव, ऑलवेज फील टायर्ड, ठीक है। हीमोग्लोबिन आपको 72 ग्राम पर लीटर चाइल्ड है, तो आपके पास क्या होगा कि डेट इज़ द केस ऑफ एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्योंकि WBC के काउंट यहाँ पे क्या है, ALL के अंदर नॉर्मल भी हो सकते हैं, हाई भी हो सकते हैं, लो भी हो सकते हैं। बट द सिम्टम्स ऑफ पेलर एंड फटीग एट्रीब्यूटेड टू अनीमिया विच इज़ द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर्स ऑफ ALL। तो याद रखना, फीवर इज़ ड्यू टू रिकरेंट इन्फेक्शन बिकॉज WBCs आर वेरी लो। और बोन मैरो हम करवाएंगे, बोन मैरो बायोप्सी पर आपको ब्लास्ट सेल्स नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था ALL में क्या होता है, चाइल्ड होते हैं और AML में अडल्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ALL में चाइल्ड होंगे और AML में अडल्ट होते हैं, ठीक है। और CML में मिडल एज होते हैं और यहाँ CLL में ओल्ड एज होते हैं। समझ में आ रही है बात। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं 51 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट फॉर चेकअप, पेल कंजक्टिवा आर नोटेड अपॉन एग्जामिनेशन, मैसिव लार्ज स्प्लीन है, तो डैट इज़ द केस ऑफ CML, क्रेजी मैसिव लार्ज स्प्लीन, ठीक है। उसके बाद ये वाले तो बहुत सारे केस हो गए, अब हम आगे आ जाते हैं, लिम्फोमा पर आ जाते हैं। लिम्फोमा में क्या होता है, लिम्फेडिनोपैथी, स्प्लीनोमेगैली, वेट लॉस और B+B सिम्टम्स अगर ये आपको देते हैं तो डैट ऑल आपको अपने डिफरेंशियल्स में क्या लिखना है, लिम्फोमा इधर हमारे पास हॉजकिन हो सकता है और नॉन हॉजकिन हो सकता है। हॉजकिन होगा तो हॉजकिन में आपको हिस्टोलॉजी पर रीड स्ट्रेनबर्ग सेल्स नज़र आते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ होता है। हॉजकिन लिम्फोमा में रीड स्टर्नबर्ग सेल्स नज़र आते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। बायोमोडल एज होती है, एक अर्ली स्टेज पर
यंग एज में प्रेजेंट करता है और एक जो है वो ओल्ड एज में प्रेजेंट करता है। लेस देन 25 ईयर्स में भी देखा गया और ग्रेटर देन 55 ईयर्स में भी देखा गया, ठीक है। जबकि जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है उसमें कोई रीड स्टेनबर्ग सेल्स नज़र नहीं आता, कोई मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स नहीं होते। इसमें जो एज होती है वो 25 से 45 की रेंज होती है। बी सिम्टम्स में क्या होते हैं कि अनइंटेंडेड वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड फीवर, ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स। तो कोई भी लिम्फोमा का पेशेंट होगा वो कैसे प्रेजेंट करेगा? पेनलेस, रबरी, स्लोली प्रोग्रेसिव पेरिफेरल लिम्फेडिनोपैथी विच इज़ द कॉमनेस्ट। और सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन में फीवर, मलाइज, फटीग, वेट लॉस। बी सिम्टम में अनअटेंडेड वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड फीवर, नाइट स्वेट्स, स्प्लीनोमेगैली, हेपेटोमेगैली और बोन मैरो पर पैनसाइटोपिनिया दिखेगा। एक्सीजनल बायोप्सी इज़ एसेंशियल, ठीक है। तो विच अब तुम जो है इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जो हॉजकिन लिम्फोमा में होती है ना वो पेनलेस फिर्म लिम्फेडिनोपैथी होती है, जिसमें हमारे पास सुप्राक्लैविकुलर और सर्वाइकल लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। डैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और आल्सो हॉजकिन लिम्फोमा में बायमोडल एज प्रेजेंटेशन होती है। तो आपने रीड बर्नस्टर्क सेल्स याद रख लिया, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स याद रख लिया, और नॉन हॉजकिन में कोई रीड स्टर्नबर्ग सेल्स नहीं होता। हॉजकिन में बायमोडल एज प्रेजेंटेशन होती है और फीचर्स वही है कि पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी होगी। सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस आपको नज़र आएंगे। बी सिम्टम्स में अनअटेंडेड वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड फीवर, ड्रेंचिंग नाइट स्वेट, हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली नज़र आएगा, ठीक है। क्विक नोट क्या है कि सम स्टूडेंट माइट गेट कंफ्यूज विद द हीमोग्लोबिन लेवल। तो देखो अगर 13 ग्राम पर डेसीलीटर लिखता है इट इज़ सेम एज 130 ग्राम पर लीटर, ठीक है। डेसीलीटर और लीटर का डिफरेंस होता है। जैसे अब एक क्वेश्चन है कि 19 ईयर ओल्ड प्रेजेंट विथ पेनलेस नेक लम्प डेट इज़ इनलार्जिंग इन साइज, ही सेज दैट ही हैज़ बीन टोल्ड दैट ही इज़ गेटिंग थिनर। He also says that he feels tired, fatigue and suffers from night sweats. Base symptoms are he denies any recent history of travel abroad और उसका जो है स्प्लीन इनलार्ज है। डैट इज़ द केस ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा, पेनलेस सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। बी सिम्टम्स और स्प्लीनोमेगैली नज़र आए तो यू शुड थिंक अबाउट द लिम्फोमा, ठीक है। उसके बाद देखो हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा को डिफ्रेंशिएट करना ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो आपने जो है ना वो क्या याद रखना है कि ये जो है ना आपने इसके वो याद रखना है कि सिम्टम्स क्या क्या दिए हुए हैं, ठीक है। ट्रायड याद रखना है, पेनलेस सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होता है और स्प्लीनोमेगैली और बी सिम्टम्स नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद 26 ईयर ओल्ड हैज़ रिटर्न फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी टू द UK 3 weeks later. शी प्रेजेंट विद ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स एंड फीवर और एग्जामिनेशन इन लार्ज नॉन टेंडर सर्वाइकल लिम्फ नोड। तो देखो आप यहाँ पर श्योरिटी नहीं है, ठीक है। भले आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री मेंशन कर दिया बट द सिम्टम हेयर आर रिलेटेड टू द लिम्फोमा, ठीक है। तो ट्रायड याद रखना, आप कभी भी लिम्फोमा में कंफ्यूज नहीं होगे। और अगर टीबी होता है तो टीबी में जो हमारे पास ट्रैवल हिस्ट्री होती है वो साउथ एशिया और साउथ सहारियन अफ्रीका का होता है, सब सहारियन अफ्रीका का होता है। इसमें जो लिम्फ नोड होते हैं वो इनिशियल स्टेज पे टेंडर, फिम और डिस्क्रीट होते हैं और पेशेंट क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ, ब्लड स्टेन म्यूकस के साथ, स्प्यूटम के साथ प्रेजेंट करता है। रिदमा नोडोसम भी देखा गया है, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर टीबी का क्या है? होमलेस होते हैं, ड्रग अब्यूज़र्स, स्मोकर, लो सोशियोइकोनॉमिक स्टेट। और टोक्सोप्लाज्मोसिस भी हमारे पास स्प्लीनोमेगैली और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी के साथ प्रेजेंट कर सकता है बट द वेट लॉस इज़ नॉट द फीचर ऑफ टोक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है। उसके बाद एक केस 56 ईयर ओल्ड मैन विथ HIV इन्फेक्शन प्रेजेंट विथ पेनलेस पेरिफेरल लिम्फेडिनोपैथी, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, फीवर एंड स्प्लीनोमेगैली। तो देखो यहाँ पे आपके पास HIV रिलेटेड जितने भी लिम्फोमाज होते हैं ना डेट इज़ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, जिसको हम बर्किट्स लिम्फोमा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लार्ज बी सेल्स हमें नज़र आएगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट लिम्फोमा क्या होता है कि लिम्फ नोड बायोप्सी करना है। फिर हमारे पास जो अनदर केस है विच DIC में पेशेंट सेप्सिस और
ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं परप्यूरा, पिटैकी, GI ब्लीडिंग, एकीमोसिस, ENT ब्लीडिंग, ब्लीडिंग फ्रॉम द साइड्स ऑफ वेनी पंक्चर। दिस ऑल आर दी सिम्टम्स कि हमें पेशेंट के DDs में DIC रखना है। इससे प्लेटिलेट्स, फिब्रिनोजिन कम होते हैं। बाकी PT हो गया, PTT हो गया, INR हो गया, सब जो है ना वो आपको इंक्रीज़ मिलता है। तो डेथ इज डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, जिसमें जो है वो ब्लड क्लॉट्स थ्रू आउट दी बॉडी बनते हैं, वो जाकर हमारे स्मॉल ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू वेसल्स ब्लॉकेज हमारे पास सिम्टम्स आते हैं, जैसे चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, लेग प्रॉब्लम है, स्पीकिंग प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मूविंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्योंकि जो प्लेटिलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर है वो बेसिकली डिप्लीट हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा कोगुलेशन होगी तो ज़्यादा यूज़ होने की वजह से वो डिप्लीट हुई हो जाएंगे। फीचर्स क्या होते हैं? ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइड, इसमें इंक्लूड ब्लड इन द यूरिन हो सकता है, ब्लड इन द स्टूल हो सकता है, परप्यूरा, पिटैकी, एकीमोसिस, GI ब्लीडिंग, ENT ब्लीडिंग में एपिस्टेक्सिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। वेनी पंक्चर साइड से ब्लीडिंग होगी। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? ऑर्गन फेलियर, सेप्सिस से डेवलप करता है। निमोनिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ DIC। ठीक है, और सेप्सिस बेसिकली इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ DIC, जिसमें WBC, CPR, टेम्परेचर सब आपके पास क्या होता है, आपको राइज अप मिलता है। ठीक है, टेकीकार्डिया अदर में इंक्लूड पेशेंट की कोई सर्जरी हुई है, कोई मेजर ट्रॉमा, कोई कैंसर है, कोई प्रेगनेंसी की वजह से कॉम्प्लिकेशन जैसे रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है, तो ये सारी चीज़ें DIC करवा सकती हैं। ठीक है, डायग्नोसिस में लो प्लेटिलेट, लो फिब्रिनोजिन और बाकी सारी चीज़ें आपको क्या मिलेंगी? हाई ब्लीडिंग टाइम, हाई D डाइमर, हाई PTT, हाई PT, हाई ANR, INR। ट्रीटमेंट क्या होता है कि सेप्सिस को आपने पहले ट्रीट करना और DIC में हम फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं और प्लेटिलेट्स की ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो नॉर्मल होता है वो 10 से 14 का होता है, 10 से 14 सेकेंड्स का होता है। और PTT विच इज़ पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम विच इज़ क्या होता है 35 to 45। PT इज़ 10 to 14। ठीक है, और जो है PTT इज़ 35 से 45। इम्पॉर्टेंट हेमाटोलॉजिकल क्लिंकर, जिसमें आपको पूरा सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बंदा भूल जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर सिर्फ PTT इंक्रीज़ मिल रहा है और ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल है तो डैट इज़ द केस ऑफ हीमोफीलिया। इसमें सिर्फ आइसोलेटेड PTT आपको इंक्रीज़ मिलता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव, पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन टाइम, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम 35 से 45 सेकेंड का होता है। ठीक है, अगर आपको PTT और वॉन विलेब्रेंट फैक्टर ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज़ मिल रहा है और म्यूकोजल ब्लीडिंग भी हो रही है, डैट इज़ वॉन विलेब्रेंट फैक्टर। ठीक है, अगर आपको सारी चीज़ें इंक्रीज़ मिल रही है, PTT, PT, ब्लीडिंग टाइम, प्लेटिलेट डिक्रीज़ है, फिब्रिनोजिन डिक्रीज़ है, दैट इज़ DIC। अगर आइसोलेटेड प्लेटिलेट्स थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिल रहा है, दैट इज़ आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा, डेट इज़ इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ PTT इंक्रीज़ मिलेगा, ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल है, डेट इज़ द केस ऑफ हीमोफीलिया। PTT और ब्लीडिंग टाइम दोनों इंक्रीज़ है, डेट इज़ द केस ऑफ वॉन विलेब्रेंट फैक्टर। म्यूकोजल ब्लीडिंग आपके पास मेंशन किया हुआ हो सकता है। सारी चीज़ें इंक्रीज़ है, प्लेटिलेट डिक्रीज़ है, DIC। पॉलीक्थीमिया रुब्रा वेरा, इसमें पेशेंट फटीग, टायर्डनेस, लेथार्जी के साथ प्रेजेंट करता है। ठीक है, प्रूराइटिस, ईचिंग होगी उसको पूरी बॉडी में, स्पेशली आफ्टर हॉट शावर, डेट इज़ द डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट। ठीक है, आपको ये पॉलीक्थीमिया रुब्रा वेरा का पता होना चाहिए। आफ्टर हॉट शावर अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है प्रूराइटिस के साथ, स्प्लीनोमेगैली हो रही है, उसको बर्निंग सेंसेशन इन फिंगर एंड टोज, ए गाउट ड्यू टू इंक्रीज सेल टर्नओवर। पॉलीक्थीमिया रुब्रा वेरा, जिसको हम लोग प्राइमरी पॉलीक्थीमिया कहते हैं, ये बेसिकली एक मैलिग्नेंसी है जिसमें म्यूटेशन हो जाती है JAK2 जीन में। ठीक है, तो JAK2 म्यूटेशन स्क्रीनिंग इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इसमें एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ RBC, WBCs एंड प्लेटिलेट्स होते हैं। तो ऑल सेल्स टर्नओवर आर इंक्रीज। हाई हेमाटोक्रिट होता है, में एक्सीड टू 55%। हाइपर विस्कोसिटी ऑफ ब्लड होता है, जिसकी वजह से MI, DVT, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और स्ट्रोक के रिस्क इंक्रीज़ हो जाते हैं। अदर मैनिफेस्टेशन में फेशियल प्लेथोरा, रेडनेस होगी, हेडेक, स्प्लीनोमेगैली, ठीक है, हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, लो और या नॉर्मल सीरम इरिथ्रोपोइटिन अगर आपको मिलता है डिस्पाइट ऑफ इंक्रीज सेल टर्नओवर, इंक्रीज हेमाटोक्रिट, तो यू शुड थिंक अबाउट के प्राइमरी पॉलीक्थीमिया है और सेकेंडरी पॉलीक्थीमिया में क्या होता है, इरिथ्रोपोइटिन आपको हाई मिलता है। ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं?
वेनिसेक्शन, फेलोबॉटमी, ठीक है। इट इज़ द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट विच रिड्यूस द एलिवेटेड हेमाटोक्रिट एंड रिड्यूस द ब्लड विस्कोसिटी। लो डोज एस्प्रिन दिया जाता है। मैलिग्नेंट कंडीशन है ये, कीमोथेरेपी की जाती है लेस देन 40 ईयर से। इंटरफेरोन देंगे ग्रेटर देन 40 ईयर से, तो हाइड्रोक्सी यूरिया दिया जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंडरी पॉलीथीमिया, जिसको हम लोग सेकेंडरी इरिथ्रोसाइटोसिस कहते हैं। तो रिमेंबर कि पॉलीथीमिया रुब्रा वेरा में, जिसको हम लोग प्राइमरी पॉलीथीमिया कहते हैं, इसमें 3 लाइंस आपको मिलेंगी। हीमोग्लोबिन, WBCs, प्लेटिलेट्स एलिवेट होगा, ठीक है। और सेकेंडरी पॉलीथीमिया में सिर्फ हीमोग्लोबिन आपको एलिवेटेड मिलता है ड्यू टू सेकेंडरीली टू एरिथ्रोपोइटीन, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉज सेकेंडरी पॉलीथीमिया का क्या होता है? क्रॉनिक हाइपोक्सिया, क्रॉनिक स्मोकर, COPD, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, कोई ना कोई सेकेंडरी कॉज आपके पास दिया हुआ होगा, ठीक है। क्रॉनिक हाइपोक्सिया क्या करता है? किडनी को स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोइटीन बनाने के लिए, और एरिथ्रोपोइटीन बनता है तो वो बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा और ज़्यादा WBCs मिलेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी पॉलीथीमिया में हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ मिलेगा और एरिथ्रोपोइटीन का लेवल रेज होगा, और सेकेंडरीली कोई कॉज होगा क्रॉनिक हाइपोक्सिया, क्रॉनिक स्मोकर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, प्राइमरी पॉलीथीमिया में एरिथ्रोपोइटीन आइदर लो होगा या नॉर्मल होगा, सेकेंडरी पॉलीथीमिया में एरिथ्रोपोइटीन हाई होता है, ठीक है। अब हमारे पास ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज G6PD डेफिशिएंसी है। अनदर इम्पॉर्टेंट केस कि G6PD डेफिशिएंसी होती है तो ग्लूटाथायोन नहीं बनता है, ठीक है। ग्लूटाथायोन नहीं बनता है तो RBCs हमारे पास वल्नरेबल हो जाते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेटिव डैमेज, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डैमेज, अगर RBCs वो ग्लूटाथायोन नहीं होगा, G6PD एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होता है? हीमोलाइसिस होते हैं। तो एक्सपोजर टू प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या हैं हमारे पास? ड्रग्स हैं, सर्टेन ड्रग्स हैं, इसमें एंटी मलेरियल ड्रग्स आ जाती हैं, जिसमें प्रीमाक्विन है, ठीक है। इसीलिए हम लोग प्रीमाक्विन जो है वो फर्स्ट लाइन में नहीं देते हैं जिनको G6PD डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। और फैवाबीन से इन्फेक्शन से सीवियर हीमोलाइसिस में क्या होता है? जॉन्डिस होगा, रेड और डार्क यूरिन आता है, बैक एंड एब्डोमिनल पेन होते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिगर फैक्टर्स क्या आपके पास एग्जाम में मेंशन किए हुए होते हैं कि फावाबीन्स उसने यूज़ की थी या एंटी मलेरियल ड्रग्स पर था, वो सल्फ़ा ड्रग्स इस्तेमाल की थी, इन्फेक्शन जिसमें UTIs वगैरह आ जाती हैं। इंपॉर्टेंट हिंट्स टूवर्ड G6PD डेफिशिएंसी जो एग्जाम में दे सकते हैं, मेल है, अफ्रीकन या मेडिटेरियन है, हैंड्स बॉडी या बाइट सेल्स मिल रहे हैं। डैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, हैंड्स बॉडीज और बाइट सेल्स आपके पास मेंशन कर दे। रिसेंट इन्फेक्शन या रिसेंट इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स या फावाबीन्स उसने यूज़ की है। हिस्ट्री ऑफ न्यू नेटल जॉन्डिस भी रहा है इसको, ठीक है। और प्रेजेंट विथ 1 और मोर जॉन्डिस है या डार्क यूरिन, बैक और एब्डोमिनल पेन। तो डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट आपका क्या होगा? G6PD डेफिशिएंसी होगी 6 वीक आफ्टर द हीमोलाइटिक अटैक, ठीक है। हीमोलाइटिक अटैक आया उसके 6 वीक के बाद आपको G6PD एंजाइम एक्टिविटी को चेक करना है। ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रिगर फैक्टर्स को अवॉइड करना, IV फ्लूइड देना, अगर सीवियर हीमोलाइसिस हुई है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा, ठीक है। द क्वेश्चंस वॉन्ट नॉट हैव G6PD डेफिशिएंसी इन द ऑप्शंस। इंस्टेड पिक हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। तो अगर G6PD डेफिशिएंसी एग्ज़ाम में नहीं दिया हुआ तो आपने हीमोलाइटिक एनीमिया को चूज़ करना है, क्योंकि हीमोलाइटिक एनीमिया के उसमें आता है, ये एक कॉज में आता है, ठीक है। और व्हाट टेस्ट इज़ यूज्ड इन क्रॉस मैचिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रिपरेशन। तो क्रॉस मैचिंग के लिए हम लोग इनडायरेक्ट कूम टेस्ट करते हैं, जिसको इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट भी कहा जाता है। डायरेक्ट कूम टेस्ट या डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ ऑन दी RBC सरफेस के ऊपर एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है, और डायरेक्ट कूम टेस्ट ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया में यूज़ होता है। और जो इनडायरेक्ट कूम टेस्ट है, इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, ये जो है ना एंटीबॉडीज़ को सीरम में डिटेक्ट करता है। इनडायरेक्टली कहाँ करेगा? सीरम में। डायरेक्ट कहाँ करेगा? RBCs के सरफेस पर। इनडायरेक्ट कूम टेस्ट के जो यूजेस हैं उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रिपरेशन, क्रॉस मैचिंग करनी है आपने, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट करना है। एंटीनेटल एंटीबॉडी स्क्रीनिंग है, यानी स्क्रीनिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन फॉर IgG एंटीबॉडी डेट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड कॉज हीमोलाइसिस इन फीटल ब्लड। तो आपने क्या करना है? इनडायरेक्ट कूम टेस्ट करना है, यानी कि अगर ABO
RH इनकम्पेटिबिलिटी का पूछ ले तो इनडायरेक्ट कूम टेस्ट ही यूज़ होता है। उसके अलावा ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट ये हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो केस है वो मल्टीपल माइलोमा का केस है। ठीक है, मल्टीपल माइलोमा जो है वो प्लाज्मा सेल्स का कैंसर होता है। इसमें ओवर ग्रोथ हो जाती है प्लाज्मा सेल्स की, जो कि बोन मैरो टिश्यूज़ के सेल्स को रिप्लेस कर देता है। इसमें नॉन फंक्शनिंग आईजीज़ यानी इम्यूनोग्लोबुलिन की ओवर प्रोडक्शन होती है। और जो मेन प्रेजेंटिंग सिम्टम पेशेंट जिसके साथ आएगा मल्टीपल माइलोमा में, वो बोन पेन जो पार्टिकुलरली होता है वो बैक और रिब्स पर होता है। हाइपरकैल्सीमिया के जो सिम्टम बताए थे, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, लो मूड, कन्फ्यूजन। ठीक है, और हाइपरकैल्सीमिया में पेशेंट को डायरिया भी हो सकता है। अनीमिया अनीमिया के फीचर्स आपको पता ही है, फटीग है, वीकनेस है, लिथार्जी, पेलर और डिस्निया ऑन एक्सर्शन। अदर फीचर्स में रिकरेंट इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो फंक्शन लेस है। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन तो हो रही है बट दिस आर नॉन फंक्शनिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, और रिनल फेलियर के साथ आ सकता है। तो यू मे फाइंड इन द क्वेश्चन of multiple myeloma, low hemoglobin, high serum urea and creatinine, high serum calcium, bone pain, anemia, renal failure, BAR, बार से याद रखो, बार से मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, बोन पेन, अनीमिया और रिनल फेलियर। इम्पॉर्टेंट नोट ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑफ बोन मैरो क्या है कि बोन मैरो बायोप्सी, इस पर आपको अबंडेंट प्लाज्मा सेल्स मिलेंगे विच इज़ द डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट एंड द डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है मल्टीपल माइलोमा का, बोन मैरो बायोप्सी। उसके अलावा सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस आप करोगे तो आपको इंक्रीज मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन स्पाइक मिलेगा। यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे तो बेन जॉन्स प्रोटीन मिलेंगे। ब्लड फिल्म करोगे तो रिलैक्स फॉर्मेशन मिलेगा। एक्सरे स्केलेटन करोगे तो लाइटिक लीजन्स मिलेंगे विच इज बेसिकली प्लाज्मा सेल, जो कि ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करवाता है और ओस्टियोक्लास्ट क्या करवाता है, बोन लाइसिस। इलेक्ट्रोलाइट्स को करोगे तो कैल्शियम इंक्रीज मिलेगा और नॉर्मल अल्कलाइन फॉस्फेटेज इंक्रीज मिलेगा। अनीमिया मिलेगा। रिनल फंक्शन कुड बी इम्पेयर्ड, लो GFR, हाई यूरिया एंड क्रिएटिनिन। तो मैंने बाहर से बताया था, बोन पेन, अनीमिया एंड रिनल फेलियर, दिस ऑल द क्लिनिकल ट्रायल फॉर मल्टीपल माइलोमा। और हाई ESR मिलता है। डो नॉट मिक्स अप थिंक कि अगर प्लाज्मा सेल्स आपको बोन मैरो बायोप्सी पे नज़र आ रहे हैं और बेन जॉन्स प्रोटीन जो है वो यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस पे नज़र आते हैं। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स बोन मैरो बायोप्सी पे नज़र आएगी क्योंकि प्लाज्मा सेल्स रिप्लेस कर रहा था बोन मैरो टिश्यू सेल्स को। ठीक है, इस वजह से बोन मैरो बायोप्सी पे ये नज़र आएगा। और यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस पे आपको बेन जॉन्स प्रोटीन नज़र आएंगे। अब जैसे एक हमारे पास केस है कि 60 ईयर ओल्ड मेल है, प्रेजेंट करता है हिस्ट्री ऑफ बैक एंड रिप पेन पर बीइंग थर्स्टी, टायर्ड है। कैल्शियम उसका हाई हुआ है, ALP उसका अल्कलाइन फॉस्फेट हाई है, ESR हाई है, EGFR, किडनी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम हुआ हुआ है, हीमोग्लोबिन जो है वो भी कम हुआ हुआ है। तो थिंक अबाउट मल्टीपल माइलोमा। और बोन मैरो पर प्लाज्मा सेल्स मिलेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट इज बोन मैरो बायोप्सी और ब्लड फिल्म में आपको रिलैक्स फॉर्मेशन नज़र आएगा। तो एनीमिया इज़ द कॉमनेस्ट लैबोरेटरी फाइंडिंग इन मल्टीपल माइलोमा। रिनल इम्पेयरमेंट 50% केसेस में देखा गया। उसके अलावा हाई कैल्शियम बट नॉर्मल ALP आपको नज़र आता है मल्टीपल माइलोमा के केस में। अनदर केस हमारे पास दिया हुआ है टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट के 92 ईयर ओल्ड फीमेल है, कंप्लेन करती है सीवियर बैक पेन की। शी क्लेम्स डेट शी हैड अ फाइट एंड समवन हैज़ ब्रोकन हर बैक एंड इंसिस्ट हर मदर इज़ कमिंग टू विजिट हर टू द हॉस्पिटल। जब चेक किया गया तो हीमोग्लोबिन कम है, यूरिया हाई है, क्रिएटिनिन हाई और कैल्शियम हाई है। दैट इज़ द केस ऑफ मल्टीपल माइलोमा। बोन मैरो बायोप्सी करोगे, प्लाज्मा सेल्स मिलेंगे विच इज़ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट और यूरिन इलेक्ट्रोफोरेसिस पे बेन जॉन्स प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो मल्टीपल आपने कैसे इसको पहचाना है कि मल्टीपल माइलोमा कैसे, क्योंकि बैक पेन है, कन्फ्यूजन है ड्यू टू हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, इम्पेयर्ड रिनल फंक्शन है और उसके अलावा अनीमिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, उसके बाद मज़ीद मल्टीपल माइलोमा के केस है जिसको मैं दोबारा से नहीं करवा रही। उसके बाद पैनसाइटोपिनिया के डिटेल्स में मैंने बताया था कि ALL बच्चों में मिलता है, न्यूमेरस ब्लास्ट सेल्स नजर आएंगे और प्लास्टिक एनीमिया में हाइपोप्लास्टिक बोन मैरो होता है। ठीक है, रिडक्शन इन हीमोपोइटिक सेल्स। और उसके अलावा हमारे पास जो एक अनदर केस है कि अगर कोई पेशेंट हाइपरकैल्सीमिया के साथ आ रहा है तो आपको क्वेश्चन में क्या दिखेगा, इंक्रीज थर्स्ट, जिसकी वजह से क्यों हो रहा है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, बोन पेन, कन्फ्यूजन, लो मूड। थिंक ऑफ बोन मेटास्टेसिस। बोन मेटास्टेसिस प्रोस्टेट में कॉमन है और ब्रेस्ट में कॉमन है। प्रोस्टेट में असेंडिंग होता है, यानी स्पाइन
पर आपको पहले जो है वो मेटास्टेसिस नज़र आएगी, ठीक है। और स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा ऑफ द लंग, ठीक है, इसमें नज़र आता है। मल्टीपल माइलोमा में नज़र आता है, बट ALP मल्टीपल माइलोमा में नॉर्मल होता है। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जिसमें पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज़ होता है और फॉस्फेट क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाता है हाइपर कैल्सीमिया का जो पिक्चर कैसे होगी, न्यूरोलॉजिकल पिक्चर में लिथार्जी, कन्फ्यूजन, डिप्रेशन, GIT में कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। रिनल पे पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, CVS में शॉर्ट QT इंटरवल नज़र आएंगे। फिर अनदर केस है कि लो हीमोग्लोबिन, MCV लो है, लो फेरिटिन है, लो ट्रांसफेरिन सैचुरेशन है और हाई TIBC है। तो डैट इज़ द केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। समझ में आ रही है? लो फेरिटिन, लो हीमोग्लोबिन, लो MCV आपको और हाई टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, दिस इज़ द केस फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पेशेंट प्रेजेंट करेगा, बहुत आसान केस है, फर्स्ट ईयर MBBS से पढ़ते हुए आ रहे हो, एंगुलर स्टोमेटिसिस, ठीक है। और उसके अलावा रेड सोर टंग कोलिनकिया। कॉजेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कोई क्रॉनिक ब्लीडिंग हो रही है यानी GIT ब्लड लॉस है ड्यू टू NSAID यूज़, या कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के केस में हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर है। तो मोस्ट कॉमन कॉज इन प्री मेनोपाउजल में क्या होता है, मेनोरेजिया इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन द प्री मेनोपाउजल वोमेन। अदर कॉज में डाइटरी इनएडुकेसी है, मेलन्यूट्रिशन है, आयरन रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हुआ है, जैसे प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन हो जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मेल एब्जॉर्प्शन है, लाइक कोई सीलिएक डिजीज़ वगैरह। ट्रीटमेंट आप क्या करोगे, अंडरलाइंग कॉज को आप ट्रीट करोगे, ठीक है। आयरन सप्लीमेंट में फेरस सल्फेट आप देते हो पहले। अगर हीमोग्लोबिन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कब करते हैं, अगर हीमोग्लोबिन 7 है, लेस देन 7 है, आइदर सिम्टोमेटिक और नॉट, आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 8 है, ठीक है, और सिम्टम्स ऑफ अनीमिया है, फटीग है, टैकीकार्डिया, पेलर है, आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना। और अनदर इम्पॉर्टेंट लाइन के अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 9 है, ठीक है, तो और प्लस कोई कोमॉर्बिडिटीज़ मौजूद है, आपको आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। तो लेस देन 7 सिम्टोमेटिक और नॉट, वो तो करना ही करना है। लेस देन 8 और सिम्टम्स ऑफ एनीमिया मौजूद है तब भी करना। लेस देन 9 है और कोई कोमॉर्बिडिटीज़ मौजूद है, आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक केस लिखा हुआ है कि ओल्ड लेडी विथ रोमेटाइड आर्थराइटिस, वो मेथोट्रेक्सेट पर थी और नेप्रोक्सिन मतलब NSAID ले रही है, फाउंड टू हैव एनीमिया। कौन सा एनीमिया होगा, आयरन डेफिशिएंसी ड्यू टू क्रॉनिक GI ब्लड लॉस, ठीक है। उसके बाद क्योंकि नेप्रोक्सिन NSAID इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मेथोट्रेक्सेट के साथ आपको फॉलेट डेफिशिएंसी दिखती है, तो मेथोट्रेक्सेट के साथ आपको फॉलिक एसिड लाजमी देना होता है, क्योंकि मेथोट्रेक्सेट M से याद रखना मैक्रोसाइटिक एनीमिया करवा सकता है, जिसमें आपको MCV क्या मिलता है कि 100 से ज़्यादा नज़र आएगा। फिर ओल्ड लेडी है विद रोमेटाइड आर्थराइटिस, वो मेथोट्रेक्सेट नेप्रोक्सिन पे और उसको एनीमिया होगा। लो हीमोग्लोबिन और हाई MCV है, डेट इज़ मेथोट्रेक्सेट एंड मैक्रोसाइटिक एनीमिया। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मिलेगी या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी मिल सकती है। मेथोट्रेक्सेट क्योंकि क्या करता है, फॉलेट डेफिशिएंसी करता है, इसीलिए जब भी हम पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट देते हैं हम फॉलिक एसिड लाजमी देते हैं, ठीक है। उसके बाद एन ओल्ड लेडी विथ रोमेटाइड आर्थराइटिस, वो मेथोट्रेक्सेट पे इट इज़ फाउंड टू हैव एनीमिया। तो आप ऑप्शन में क्या चूज़ करोगे, मेनोरेजिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, MCV आपको वहाँ पे मेंशन किया होगा, यहाँ पे लो MCV है, तो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ ड्यू टू क्रॉनिक GI ब्लड लॉस, ठीक है। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, ओरल फेरस सल्फेट दिया जाता है। अगर आयरन डेफिशिएंसी सेकेंडरी टू मेनोरेजिया है तो हम ओरल आयरन सप्लीमेंट देते हैं, ठीक है। सेकेंडरी टू मेनोरेजिया में ओरल आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यार यहाँ पर लेस देन 8 मैंने बताया था, पर लीटर और डेसीलीटर में क्या फ़र्क होता है कि डेसीलीटर में ना आपको एक वैल्यू दे दी जाएगी 8 की, लेस देन 8, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जो है वो लीटर में होगा, ग्राम पर लीटर में, तो वहाँ पे टोटल नंबर लिखे हुए होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम हेनो शॉनलिन परप्यूरा करते हैं।